नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज का तारीख है 5 जनवरी 2022 और दिन है बुधवार। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला सेक्शन ये आज का इतिहास के रूप में, आज का इतिहास किस रूप से जाना जाता है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का पहला सेक्शन। तो आज का पहला सेक्शन में है नेशनल बर्ड डे, यानी 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो उसको मोर कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो पावो क्रिस्टेटस है। ये कई एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पावो क्रिस्टेटस इसका साइंटिफिक नेम है। इसका जो नेशनल बर्ड घोषित किया गया था कब, तो 1963 में राष्ट्रीय बर्ड इसको घोषित किया गया था। बर्ड देखिए, जो बर्ड है पक्षी, आदमी के मस्तिष्क में जो एरोप्लेन बनाने की कल्पना आई थी सबसे पहले पक्षी को देख करके ही आई थी कि क्या आदमी भी उड़ सकता है पक्षी की तरह, जिस तरह पक्षी उड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि पक्षी में जो है, जैसे हम लोग एरोप्लेन उड़ता है तो एरोप्लेन उड़ाने के लिए किस चीज़ का सबसे ज़्यादा वो जो ज्ञान है वो लैटिट्यूड का होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड का होना चाहिए, रडार होना चाहिए, अक्षांश देशांतर रडार होना चाहिए। इन सबों के माध्यम से ही एरोप्लेन का संभव है उड़ना। और ये पक्षी में ऑलरेडी नेचुरल रूप से ये इनबिल्ट होता है, अंदर पक्षी के अंदर ये होता है। आप देखते हुए नाम सुने होंगे, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड होते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रेवल करते हैं सीजन टू सीजन, और फिर वो वापस सीजन खत्म होने के बाद चले जाते हैं। इनके पास ना तो किसी तरह का जीपीएस है, ना इनको इनकी दुनिया में लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, उसका भी कोई जानकारी नहीं है। फिर भी ये इतने लंबे लंबे जो है रास्ते ट्रेवल करते हैं और कभी भूलते नहीं है, सबसे बड़ी बात है। लोकली भी प्रत्येक दिन पक्षी जो अपना घोंसला होता है, घोंसला से निकलता है। जैसे आप अपने जो है और घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, वापस आते हैं, लेकिन आपके लिए क्या बना हुआ है, रोड बना हुआ है, लेकिन ऊपर में तो नहीं है, आकाश में तो कोई रोड नहीं है। तो इन लोगों के दिमाग में, यानी पक्षी जो है उनके दिमाग में ऑलरेडी जीपीएस फिट है, किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से आना है। तो नेशनल बर्ड के बारे में जाने। भारत का जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर है। और टाइगर को यानी बाघ को नेशनल एनिमल घोषित किया गया था कब, तो 1973 में। अब 1973 से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो शेर हुआ करता था। लेकिन बाघ की जनसंख्या में जो घटता हुआ जनसंख्या देख करके भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट चलाया था। टाइगर सेव द टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में। और इसी अभियान को जो है सक्सेसफुल करने के लिए 1973 में टाइगर को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा टिग्रिस है। भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो है डॉल्फिन, जो कहाँ पाया जाता है, और डॉल्फिन में भी गैंगेटिक डॉल्फिन। आज का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक दृष्टि से जो क्वेश्चन है वो है, बांग्लादेश के नेता जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनको आज ही के दिन यानी 5 जनवरी 1972 को जो उनको नज़रबंद कर दिया गया था, उनको आज़ाद, वो क्या हो गए, आज़ाद हो गए। अगर इसकी टाइमलाइन को देखें तो 3 दिसंबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक भारत पाकिस्तान के बीच जो है 1971 का युद्ध हुआ था, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वार के नाम से भी जाना जाता है। और फाइनली 16 दिसंबर को पाकिस्तान सरेंडर कर दिया भारत के सामने। और उस समय जो है शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के जो है सबसे बड़े नेता थे अवामी लीग के, उनको उस समय वहाँ की जो पाकिस्तानी सेना है नज़रबंद करके रखी हुई थी। लेकिन हार के बाद उनको फिर जाकर के आज ही के दिन छोड़ दिया गया। और इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ही वहाँ पहली सरकार बनी बांग्लादेश में, और वे यहाँ के पहले प्रधानमंत्री बने। अभी आज ही के दिन मुगल शासक शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 में। कहाँ, लाहौर में, जो कि अभी जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। अब शाहजहां के बारे में है, तो जन्म हुआ है तो शाहजहां के बारे में
जान लेते हैं। शाहजहां जो भारत का शासक, जन्म तो देख ही लिए 1592 ईस्वी में हुआ था, और शाहजहां की जो मृत्यु हुई वो 1666 ईस्वी में हुई। 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक भारत का ये बादशाह रहा, और 1658 के बाद औरंगजेब इसको जो है कारागार में डाल दिया, और 58 से सोच लीजिए 58 से लेकर के 8 साल, 16 साल इसको कारागार में ही व्यतीत करना पड़ा। 1612 ईस्वी में जो है इसकी शादी कर दी गई थी अर्जुबंद बानो बेगम से। अर्जुबंद बानो बेगम को ही मुमताज महल की उपाधि दिया था किसने, शाहजहां ने, और मुमताज महल की ही याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां जो है इससे पहले बाबर यहाँ जो है मुगल वंश का संस्थापक, उसके बाद हुमायूं, जहांगीर, और उसके बाद शाहजहां। तो शाहजहां का पिता कौन हुआ, जहांगीर, और शाहजहां की जो माता का नाम था वो था योद्धाबाई। ये योद्धाबाई जो है राजपूत उदय सिंह की पुत्री थी, उन्हीं से पैदा हुआ था कौन, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है कि जो वास्तुकला का क्षेत्र है, वास्तुकला के जो बहुत सारे बिल्डिंगों का निर्माण हुआ, और वास्तुकला अपने चरम सीमा पे था। कहाँ, किसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां इसका जो है आप कह सकते हैं शाहजहां के बाद जैसा कि औरंगजेब बनता है, औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर शासक सिद्ध होता है, उसी तरह से शाहजहां भी शासन बनने के बाद, राजा बनने के बाद 1633 ईस्वी में जितने मंदिर थे उस समय, नवनिर्मित मंदिर थे, उनको एक फरमान जारी करके सबको तोड़ने का एक आदेश दे दिया था। शाहजहां का जो है अर्जुबंद बानो बेगम से 7 जो है संतान का जन्म हुआ था, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। 4 पुत्रों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यही एक, इन्हीं 4 पुत्रों में से एक होता है औरंगजेब, दारा शिकोह, उसके बाद मुराद और शाह शुजा। और जो दारा शिकोह है और प्लस औरंगजेब, इन्हीं दोनों के बीच फाइनली जो है उत्तराधिकार का युद्ध चलता है। और इसका 2 इम्पोर्टेंट लड़ाई है जिसको सामूगढ़ और देवराई का फाइट कहते हैं, उसके द्वारा फाइनली औरंगजेब जो है दारा शिकोह को हरा देता है, जो कि औरंगजेब से कहीं ज़्यादा लिबरल माना जाता था, और इसका व्यू, दारा शिकोह का व्यूज जो था बहुत लिबरल था, लेकिन औरंगजेब इसको हटा करके और अपने पिता का जो है उत्तराधिकारी बन जाता है, और यहाँ तक कि अपने बाप को ही जेल में बंद कर देता है। बढ़ते हैं आज का जो अगला सेक्शन है करंट अफेयर सेक्शन से। तो करंट अफेयर में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो अभ्यास मिलन, यानी जिस एक एक्सरसाइज होने जा रहा है जिसका नाम है एक्सरसाइज मिलन, ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी भारत की जो सेनाएं हैं इनमें से कौन सी सेना ये एक्सरसाइज मिलन उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी, या फिर भारतीय वायुसेना यानी कि एयर फोर्स, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के द्वारा ये एक्सरसाइज जो है बाईइनियल एक्सरसाइज है। देखिए एक 2 शब्द आता है, एक बाईइनियल और एक होता है बाई एनुअल। बाईइनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार, और बाई एनुअल का मतलब होता है 1 साल में 2 बार। बाईइनियल और बाई एनुअल, तो ये बाईइनियल एक्सरसाइज है, यानी हर 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज किया जाता है, किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। इंडियन नेवी डे जो हम लोग मनाते हैं, अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था पिछले साल, 4 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। क्या इंडियन नेवी डे। वर्तमान में इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो एडमिरल आर हरि कुमार इंडियन नेवी के जो है चीफ हैं। भारतीय इंडियन आर्मी के बारे में जान लेते हैं। तो आर्मी डे मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को। वर्तमान में भारत के आर्मी जो चीफ हैं वो है मुकुंद एम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। भारतीय वायुसेना के इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और वर्तमान में एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो हैं विवेक राम चौधरी।
अब ये एक्सरसाइज मिलन के बारे में कुछ विशेष जान लेते हैं। तो एक्सरसाइज मिलन का जो सबसे पहले बार ऑर्गेनाइज किया गया था वो 1995 में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस साल इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 25 फरवरी से लेकर के, और ये 4 मार्च तक ये चलेगा। और ये कहाँ हो रहा है, तो विशाखापत्तनम में हो रहा है। और इसमें जो निमंत्रण दिया गया है 46 कंट्रीज की नेवीज को जो है इसमें आमंत्रित किया गया है। और ये एक्सरसाइज मिलन का जो थीम है वो है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनर लाइन परमिट, अभी देखिए हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनर लाइन परमिट प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय? तो इसका जो सही आंसर है वो मेघालय है। मेघालय में इनर लाइन परमिट सिस्टम नहीं है। अब ये इनर लाइन परमिट सिस्टम होता क्या है, तो इससे पहले जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ है। तो भारत का जो बाउंड्री मिलता है म्यांमार के साथ, अगर नॉर्थ ईस्ट का बाउंड्री आप ध्यान में दिमाग में अपना लाएं, तो ऊपर से नीचे आए यानी नॉर्थ से साउथ, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद नागालैंड आता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों जो है स्टेट्स हैं, ये म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। तो इन चारों स्टेट में इंटर करने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की, जिसको ILP कहते हैं, इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। अब इनर लाइन परमिट की ज़रूरत ही क्यों होती है, क्योंकि ये सब जो है जितने भी कंट्री, जो ये स्टेट्स आपको बताया गया, ये सभी स्टेट्स जो है मुख्यतः जो है ट्राइबल स्टेट्स हैं। और ये ट्राइबल स्टेट्स को गवर्न करने का दो शेड्यूल है हमारे संविधान में, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। इस दोनों के अंतर्गत से जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उनको गवर्न किया जाता है। अब एक स्पेशल क्यों बनाया गया है, तो इसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को कम करने के लिए, यानी वो लोग जो ट्राइबल्स हैं वो अपने ट्रेडिशन को कैरी आउट कर सकें, उसमें बाहरी मिलावट ना हो, अपने प्रशासन को अपने तरीके से चला सकें, इन्हीं सबों के लिए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 व्यवस्थित किया गया है। शेड्यूल 6 में स्पेशल है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये चार इनको स्पेशल, ये चार स्टेट है जो शेड्यूल 6 से गवर्न होते हैं। और इनके अलावे जो स्टेट्स हैं उनको गवर्न करने के लिए शेड्यूल 5 दिया गया है। इन्हीं के बेसिस पर ये जो है प्रोविजन है इनर लाइन परमिट का, यानी अगर आप उन एरिया में एज ए विजिटर जा रहे हैं तो आपको इनर लाइन परमिट के रूप में एक पास दिया जाएगा। इसका व्यवस्था है, आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आपका जाने का प्रयोजन क्या है, आप किस कारण से जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कहाँ जाइएगा, ये सारा आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, तब जाकर के आप इंटर कर सकते हैं इनर लाइन परमिट। अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको जो पास मिलेगा उसको PAP कहते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। ये फॉरेनर्स के लिए एलिजिबल है अगर आप वहाँ जा रहे हैं। ये ऐसा क्या होता है, ये करने के पीछे एक और कारण है कि जैसे देखिए भारत में बहुत सारी मिशनरीज आकर क्या करती है ना, कि जो ट्राइबल्स हैं उनको, ट्राइबल्स को बहला फुसला करके और वो क्रिश्चियनिटी में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। आप साउथ जाइएगा, खास करके आंध्र प्रदेश में देखिएगा, तो बहुत सारे जो भी गरीब लोग हैं उनको क्रिश्चियन मिशनरी ने कन्वर्ट करके सारे लोगों को क्या बना दिया है, क्रिश्चियन बना दिया गया है। अगर कन्वर्जन मुस्लिम में होता है तो सामने से दिखता है, लेकिन अगर कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में होता है तो दिखता नहीं है। सारा नाम जो है आपका रेगुलर नाम ही रहेगा, सारा कल्चर भी आप सेम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन आपको क्या, आपका धर्म जो है लिखा रहा है क्या है, आप एक क्रिश्चियन हो गए। तो इन सब को चीज़ों को लेकर के भी ये जो है इस तरह का व्यवस्था किया गया है। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि मणिपुर में जो इनर लाइन परमिट सिस्टम है, अभी हाल ही में सरकार में ने इसको 6 महीना के लिए बढ़ा दिया। अब इसके बढ़ा देने के कारण क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट में एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका याद रखिए 1986 में इसका शुरुआत किया गया था, और PN भगवती इसको जो है शुरुआत करने में काफ़ी उनका
योगदान है। पीएन भगवती। PIL पब्लिक इंटरेस्ट, जिसको जनहित याचिका कहते हैं, वो दायर किया और इसमें कहा गया कि ये जो आर्टिकल 14, 15 और खास करके सबसे ज्यादा 19 का क्या है, इसमें उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 19 में आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ये भी स्वतंत्रता है, भारत के किसी हिस्से में आप जा आ सकते हैं बेरोक टोक, लेकिन अब यहाँ पे तो आपको पास लेने की जरूरत है, परमिट लेने की जरूरत है, जैसा कि अभी कोविड के दौरान भी होता है। तो ये तो डिफरेंट सिनेरियो ही है, लेकिन अरुणाचल इन सब जो इनर लाइन परमिट एरिया से प्रोटेक्टेड जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको पास लेना पड़ता है। तो इस तरह से आर्टिकल 19 का एक जो क्या है उल्लंघन कह सकते हैं। तो ये PIL दायर करके सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने अभी जवाब मांगा है कि ऐसा क्यों है। तो इस क्वेश्चन से इतना जाने, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, ये भी अभी न्यूज में था कि विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील का नाम क्या है, जो लगातार से अभी हाल ही में खबर में है, खास करके नॉट इंटरनेशनल, ये नेशनल लेवल का खबर है, एक सिक्योरिटी लेवल का खबर है, भारत और चाइना के बीच का। कौन है ये? पैंगोंग है, टिटिकाका है, या कैस्पियन सागर लेक है, या बैकाल लेक है? तो इसका जो सही आंसर है पैंगोंग। इसके लास्ट में जो है TSO, पैंगांगसो लेक के नाम से ये मशहूर है। भारत और चाइना का ये बॉर्डर का भी काम करता है। इसका जो टोटल लंबाई है उसका 2/3 हिस्सा चाइना के कंट्रोल में है और 1/3 जो है इंडिया इसको कंट्रोल करता है। 1962 में जो वार हुआ था, उस वार से पहले ये जो है लेक पूरी तरह से जो है भारत के ही कंट्रोल में था, लेकिन इस युद्ध के बाद उसका जो है 2/3 हिस्सा चाइना जो है हथिया लिया। अभी हाल ही में चाइना क्या है, इस पे एक ब्रिज का निर्माण कर रहा है। अब ब्रिज का निर्माण करने के कारण ये काफी न्यूज में है कि जो देखिए, ब्रिज निर्माण करना बुरा नहीं है, लेकिन निर्माण के पीछे मंशा क्या है। चाइना जो है बॉर्डर एरिया में खास करके जितने भी उसका जो है अरुणाचल प्रदेश से मिलता है, सिक्किम से मिलता है उसका बॉर्डर, तो वहाँ पे क्या है कि वो अपना फास्ट डिप्लॉयमेंट के लिए पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। जबकि अभी हाल ही में जो झड़प हुई थी उसमें ऐसा जो है जब डिस्कशन हो रहा था तो उस समय बताया गया था कि ना तो भारत की तरफ से किसी तरह का जो है डिप्लॉयमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होगा, ना ही चाइना की तरफ से होगा, जिससे कि एस्केलेशन को अवॉइड किया जा सके। लेकिन फिर से एक बार जो है चाइना ने यहाँ एक पुल बनाने का जो है कार्य शुरू कर दिया है, जिसके कारण ये भी काफी चर्चा में है। टीटीकाका झील जो है, हाँ, तो पैंगोंगसू लेक जो है ये सबसे ऊंचा खारा पानी का झील है, यानी ये साल्ट वाटर लेक है। और टीटीकाका जो है वो सबसे ऊंचा मीठे पानी की झील है, सबसे ऊंचा मीठे पानी की झील है। अब मैप में अगर आप देखें तो ये जो है टिटिकाका झील जो है ये दक्षिणी अमेरिका में पेरू और बोलिविया जो देश है, ये सब हाइट, ये पूरे कंट्रीज ही हाइट पे है। तो ये यही पे है, ये देखिए यही है टिटिकाका झील। और ये सबसे हाईएस्ट मीठे पानी की झील है। ये है बोलिविया की राजधानी लापाज है, और लापाज का ये भी एक खासियत है कि लापाज जो है दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। बढ़ते हैं आगे, तो ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सॉल्ट वाटर। और बैकाल जो है सबसे ज्यादा गहरा यानी सबसे ज्यादा डीप झील है, और ये बैकाल जो है वो मीठे पानी की झील है। ये देखिए यही है लेक बैकाल, ये पूरी तरह से चाइना के सॉरी ये रसिया के अंदर ही है लेक बैकाल। ये सबसे ज्यादा गहरा झील है, और अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाए पूछा जाएगा तो वो भी लेक बैकाल ही है। अब ये देख लेते हैं, ये देखिए ये है कैस्पियन सागर। कैस नाम तो इसका सी है, लेकिन एक्चुअली में एक लेक है। सी और लेक में अगर अंतर आप समझना चाहते हैं तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं कि लेक जो होता है वो चारों तरफ से जो है लॉक होता है, यानी ये किसी तरह से समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ओशन से जुड़ा नहीं होता है, इसको लेक कहते हैं। लेक जो है दो तरह का होता है, जो एक तो हम लोग पढ़े ही खारे पानी की हो सकता है, मीठे पानी की, उसके अलावा ये नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है। लेकिन समुद्र जो होते हैं, जैसे ये देखिए कृष्ण सागर,
यानी इसको ब्लैक सी के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक सी है, ये सी है, ये भी कैस्पियन सी है, लेकिन इसका स्पेशली नाम है कैस्पियन सी, लेकिन एक्चुअली में क्या है, झील है। और ये कृष्ण सागर यानी ब्लैक सी है। तो ये देखिए ब्लैक सी यहाँ पे किसी न किसी तरह से यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इसके द्वारा ये मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है। अब मेडिटेरेनियन सी यहाँ से देखिए, ये जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा ये जो है अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। तो सी क्या होता है, कहीं ना कहीं समुद्र से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन लेक जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। सी जो है हमेशा सॉल्टी ही होगा, क्योंकि इसका कनेक्शन समुद्र से होता है। इसका पानी हमेशा खारा ही होगा, लेकिन लेक का पानी खारा भी हो सकता है और लेक का पानी मीठा भी हो सकता है। लेकिन देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। एक और डिफरेंस हम लोग ज्योग्राफी में आज सीखते हैं कि ये देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, इसको हिंदी में बंगाल की खाड़ी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में वे ऑफ बंगाल कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो ये मैक्सिको की खाड़ी है, लेकिन इसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता है। इस दोनों में डिफरेंस आप समझ लेते हैं। इस दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर वे उसको कहते हैं जो तीन ओर से तो जो है स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ हो, लेकिन एक ओर जो है बहुत चौड़े पट्टी से जो है समुद्र से वो जुड़ा हुआ है। लेकिन गल्फ उसको कहते हैं जो ऑलमोस्ट चारों तरफ से जो है लैंड पोर्शन से जुड़ा हुआ हो और एक छोटे पोर्शन से माउथ जैसा जो है ये समुद्र से जुड़ा हुआ, तो उसको गल्फ कहते हैं। तो ये कुछ जो है ज्योग्राफिकल टर्म है, उसको हम लोग देखें। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने काबिल नामक एक संयुक्त उद्यम, जिसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं, संयुक्त उद्यम मतलब ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर उसको कहते हैं जब दो व्यक्ति या दो संस्था मिल, दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति, दो संस्था या दो से ज्यादा संस्था कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए अपना ये जो हाथ मिलाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, ज्वाइंट वेंचर। तो काबिल नामक एक ज्वाइंट वेंचर किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी खान मंत्रालय, या फिर पर्यावरण फॉरेस्ट और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या उपभोक्ता मामले के मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी मिनिस्ट्री ऑफ खान, जिसके जो अभी वर्तमान में इसके मिनिस्टर हैं वो हैं प्रहलाद जोशी। अब ये क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इसका फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसका स्थापना किया गया है तीन संस्थाओं को मिला करके, जो PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। एक तो है नालको और एक है HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और एक है मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड। इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को आपस में जो है एक एग्रीमेंट करके एक काबिल नामक जो है ज्वाइंट वेंचर स्टेब्लिश किए हैं। और इसके द्वारा इसका जो मुख्य प्रमुख उद्देश्य है वो है क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक जो मिनरल्स हैं उनको इकट्ठा करना और उनका जो है शोधन करना, ताकि भारत में उसकी कमी न हो जाए। अब ये क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स क्या होते हैं? तो क्रिटिकल मिनरल्स उनको कहा जाता है जिनका हो सकता है कि सप्लाई में शॉर्टेज हो जाए। अगर जैसे बहुत सारे मिनरल्स का या बहुत सारे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसका शॉर्टेज हो गया था, कब? कोविड के दौरान। अब ये शॉर्टेज हो जाने से क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरह से सरकार जो है आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रही है, ताकि जो है जो इस तरह के मिनरल्स हैं जिसका काफ़ी जो है इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर। अब सरकार इसको कह रही है या तो आप अपने यहाँ ढूंढिए, भारत में ही ढूंढिए, या कहीं फॉरेन जा कर के भी अगर वहाँ मिलता है तो एक्सप्लोर कीजिए और वहाँ से ला करके, ताकि इसमें हम क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके।
खान जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अभी कौन है, अश्विन वैष्णव है, और वही भारत के रेलवे मंत्री भी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम किया गया, जिसका नाम है परिवेश, PARIVESH। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इसका फुल फॉर्म बताइए, कहाँ जाकर के नीचे कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2015 में गठित B9 समूह का सदस्य नहीं है? 2015 में गठित B9 समूह का सदस्य नहीं है कौन? पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य या क्रीमिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रीमिया। क्रीमिया इस B9 समूह का जो है मेंबर नहीं है। अब ये B9 समूह का गठन कब हुआ था, क्यों हुआ था, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। इसको जानने के लिए आते हैं थोड़ा मैप में, मैप से इसको समझते हैं। देखिए ये है रसिया, ये रसिया का एक बड़ा पोर्शन है ये रसिया, और रसिया की राजधानी है मॉस्को। रसिया एक समय था जब रसिया USSR हुआ करता था 1991 से पहले। तो ये जितने कंट्रीज देख रहे हैं, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन, ये सारे कंट्रीज इसके जो है USSR का ही पार्ट थे। लेकिन 1991 में जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये सब सारे देश कंट्रीज क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो किसी न किसी रूप से रसिया को अभी भी ये जो है खटकता है, और इसीलिए वो हमेशा ट्राई करते रहता है कि इसका जो पोर्शन है वो इसको हथिया लें, अपने में मिला लें। तो 2014 में क्या किया था कि ये देखिए यूक्रेन है, और यूक्रेन का ही एक साउदर्न जो है एक आइलैंड है, इसको पेनिनसुला कहते हैं, पूरी तरह से आइलैंड भी तो नहीं है, ये जो है ब्लैक सी में, और इसका नाम है क्रीमिया। तो 2014 में एक जो है ऑपरेशन करके रसिया ने एक क्रीमिया पे अधिकार कर लिया, और तब से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और रसिया में एक जो है एक तरह से टकराव शुरू हो गया है, और वो अभी तक टकराव जारी है। अभी जो है वेस्टर्न जो इन लोगों का, वेस्टर्न कंट्री जितने हैं, इन लोगों का जो एक अलायंस है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक एंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके और रसिया की जो रशियन गवर्नमेंट के बीच जो है हमेशा से एक जो है टकरार चलते आ रहा है, और अभी वो चरम सीमा पे पहुंच गया है। तो इसी भय के डर से 2014 में चूंकि रसिया जो है आक्रमण करके क्रीमिया को अपने जुरिडिक्शन में ले लिया, क्योंकि ये क्रीमिया जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से रसिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्रीमिया पे ये अपना बेस बना लिया है, और क्रीमिया पे बेस बना लेने के कारण रसिया को मेडिटेरेनियन सी में इंटर करने का एक अच्छा रास्ता मिल जाता है भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर से फिर से अटलांटिक महासागर में। तो इसीलिए इन सबों देशों ने, जितने भी रसिया से जो कनेक्टेड हैं, जो रसिया से बॉर्डर शेयर करते हैं, इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, उसी का नाम है B9 ग्रुप, जिसमें 9 कंट्रीज है, ताकि ये संयुक्त रूप से रसिया के किसी भी उस तरह का जो अभियान है उसका विरोध कर सकें। यही है B9 ग्रुप। तो पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, ये सारे जो कंट्रीज हैं इसके मेंबर हैं। इसके अलावे जो और मेंबर हैं यहाँ से देख सकते हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन तो है ही है, स्लोवाकिया भी है, रोमानिया, इस तरह से कुल मिलाकर 9-10 कंट्रीज हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, निसार मिशन किसके बीच एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है? यानी कौन कौन से कंट्रीज के बीच एक अभी चला जा रहा है एक संयुक्त मिशन है? भारत और USA के बीच, भारत और रूस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच। तो इसका जो सही आंसर है वो भारत और USA। भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो इसरो, और USA की स्पेस एजेंसी नासा, इन दोनों ने मिल करके एक साझा मिशन तैयार किया है, जिसका नाम है निसार। ये निसार का फुल फॉर्म है N फॉर नासा, I फॉर इसरो, और ये शॉर्ट अपर्चर रडार इसका जो नाम है। अब इसके ये मिशन क्या काम करेगा? तो ये मिशन प्रोजेक्टेड है कि ये 2021 में ही इसको प्रोजेक्ट होना था, यहाँ से जाना था, लेकिन बाद में जो है कोरोना के कारण इसको टाल दिया गया, और प्रस्तावित है 2022 से 2023 में इसको जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। इस मिशन के तहत जो है ये मिशन स्टडी करेगा कि जो अर्थ का
ऊपरी पोर्शन है, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, उसी पे ये स्टडी करेगा। तो इसरो है, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलोर में है। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन के सिवान है। नासा नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना 1958 में उस समय हुआ था जब यूएसए और रशिया के बीच कोल्ड वार चल रहा था। भारत और रूस है, तो भारत और रूस के बारे में देख लेते हैं। रूस अभी काफ़ी चर्चा में है भारत के साथ संबंध को लेकर, खास करके S-400 जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसके कारण रशिया यूएसए का भारत पे काफ़ी दबाव बढ़ गया है कि आप क्यों यहाँ से खरीदे हैं। यूएसए का कहना था कि उसका जो THAAD एयर डिफेंस सिस्टम है आप वो खरीदिए, आप रशिया के साथ क्यों खरीदे। हो सकता है भारत पे किसी तरह का सैंक्शन भी यूएसए लगा दे। भारत और फ्रांस के बीच जो है काफ़ी सौहार्दपूर्ण संबंध है। भारत का जो रफाल है वो फ्रांस से ही खरीदा गया था। फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है डेसॉल्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। बढ़ते हैं अब। हाँ, दक्षिण कोरिया है, तो दक्षिण कोरिया के बारे में कल ही हम लोग पढ़े थे। दक्षिण कोरिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है कारी, KARI, कोरियन एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा अभी हाल ही में एक लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है नूरी, इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में जाकर के ये फेल हुआ हो गया अपने थर्ड स्टेज में। हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 18? तो इसका सही आंसर जो है या तो कुछ नहीं है या है भी। देखिए आर्टिकल 16 में जो है ये आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जो सरकारी एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी जो रोजगार है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी किसी तरह का जो है विभेद नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 16 में ही जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है इंटरप्रिटेशन आया, और सुप्रीम कोर्ट तो इंटरप्रिटेशन बाद में की जब लॉ मिनिस्टर जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हीं के द्वारा ये जो है प्रोजेक्ट किया गया कि जो भारत में दबे कुचले लोग हैं उनको एक मौका दिया जाए रिजर्वेशन के रूप में, ताकि वो सरकारी महकमा में आ सके। और सबसे पहले जो है 10 साल के लिए ये रिजर्वेशन का सिस्टम दिया गया था। बाद में जब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक वर्ड क्वाइन किया कि डिस्क्रिमिनेशन तो ठीक है, नहीं किया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, यानी सकारात्मक विभेद किया जा सकता है। सकारात्मक विभेद मतलब, इसका मतलब ये होता है उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव हो रहा है, तो उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है और वो जायज है। तो आर्टिकल 16 मना करता है डिस्क्रिमिनेशन से, लेकिन फिर आर्टिकल 16 के अनुसार ही इसी का जो है इंटरप्रिटेशन करके ही आर्टिकल 16 में ही रिजर्वेशन को भी शामिल कर दिया गया है और आर्टिकल 16 के तहत ही रिजर्वेशन दे दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी डिसीजन में एक कैप लगा दिया था, 15% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसको भी वायोलेट करके कई एक राज्य, जिसमें सबसे पहले नाम आता है तमिलनाडु का, जहां की 63% तक जो है रिजर्वेशन है। और अभी हाल ही में इसी को लेकर चर्चा में लेकर के था कौन? महाराष्ट्र में भी मराठियों को जो है सेपरेट अलग से एक रिजर्वेशन देने के कारण फिर से 50% का सीलिंग जो है वायोलेट हो रहा है, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में था। तो ये है आर्टिकल 14, आर्टिकल 16। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।